उस रात बारिश अचानक थम चुकी थी। हवा में उमस भरी थी और सड़क पर फैला सन्नाटा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा शहर किसी गहरे अवसाद में डूबा हुआ हो। उसी क्षण अर्जुन ने उस जीर्ण शीर्ण हवेली का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला उसी एक पल में उसे एहसास हो गया कि ये कोई साधारण ऑर्डर डिलीवरी नहीं है, क्योंकि सामने खड़ी महिला की आंखों में जो गहराई थी वो धन दौलत की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की थी जिसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन अपने सबसे कीमती रिश्ते कहीं गुम कर दिए थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ में थमा खाने का पैकेट पसीने से तर हो चुका था और दिमाग में बार बार यही प्रश्न कौंध रहा था कि गहरी रात में इस निर्जन हवेली में बुलाया जाना आखिर क्यों इतना भयावह लग रहा है। तभी उस महिला ने बहुत धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा कि पहले अंदर आ जाओ, पैसे बाद में दे दूंगी। उस आवाज में ऐसा विचित्र सा स्नेह था कि अर्जुन चाहकर भी इनकार नहीं कर सका, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कदमों को वहीं जड़ दिया हो। दरवाजा बंद होते ही उसे लगा जैसे बाहर की सारी दुनिया पीछे रह गई हो और वो किसी ऐसी दास्तान के भीतर प्रवेश कर गया हो जो वर्षों से मौन होकर जी रही थी। हॉल विशाल था लेकिन पूरी तरह खाली। दीवारों पर लटकी घड़ियां हर सेकंड के साथ ऐसा एहसास करा रही थीं जैसे यहां समय बहता नहीं बल्कि भार बनकर टपकता है। न किसी बच्चे की हंसी, न किसी अपने की तस्वीर, बस खामोशी। और वो खामोशी अर्जुन के सीने में उतरने लगी। उसे अचानक अपनी मां की याद आ गई जो पिता के देहांत के बाद घंटों खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर ताकती रहती थी। उसी स्मृति के साथ उसका गला रुंध गया। तभी उस महिला ने बिना पीछे मुड़े पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने बहुत धीरे से कहा, अर्जुन। जैसे जोर से बोला तो इस घर की नीरवता भंग हो जाएगी। महिला मुड़ी और पहली बार उसने अर्जुन की ओर देखा। उस नजर में न घमंड था न क्रोध, बस बहुत पुरानी थकावट थी, ऐसी थकावट जो वर्षों के एकांत से जन्म लेती है। उसने कहा, मेरा नाम सारा है और आज कई वर्षों बाद किसी ने मेरे घर का दरवाजा इस तरह खटखटाया है जैसे कोई अपना लौट आया हो। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसने खाना आगे बढ़ाया लेकिन सारा ने पैकेट नहीं लिया, बस मेज की ओर इशारा किया और कहा, रख दो और बैठ जाओ। अर्जुन के मन में भय, संकोच और विवशता सब एक साथ संघर्ष करने लगे। उसे लगा देर हो जाएगी, नौकरी पर डांट पड़ेगी, लेकिन उसके पैर स्वतः कुर्सी तक पहुंच गए, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे वहीं बिठा दिया हो। कुछ देर तक दोनों मौन रहे और वो मौन इतना भारी था कि अर्जुन को अपनी सांसें भी किराए की लगने लगीं। फिर सारा ने बहुत टूटे स्वर में कहा कि तुम्हें पता है अर्जुन, इस घर में हमेशा धन की खनक गूंजती रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं हर रात किससे बतियाती हूं। उसकी आवाज में ऐसा विरह था कि अर्जुन की आंखें स्वतः झुक गईं। सारा आगे बोली कि यहां भोजन तो रोज तैयार होता है लेकिन खाने वाला कोई नहीं होता। कमरे तो बहुत हैं लेकिन प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं। और ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। सारा ने अचानक पूछा, तुम पढ़ाई करते हो ना? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, दिन में विश्वविद्यालय और रात में नौकरी। और ये सुनकर सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो प्रसन्नता की नहीं बल्कि अधूरे स्वप्नों की थी। उसने कहा, मैं भी कभी ऐसे ही सपने बुनती थी। मुझे लगता था कि धन सब कुछ सुधार देगा, लेकिन धन केवल घर बड़ा कर सकता है, हृदय नहीं। और उस पल सारा की आंखों से एक आंसू चुपके से लुढ़क पड़ा। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने को जोर से जकड़ लिया हो। सारा उठी, अलमारी खोली और एक लिफाफा निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। अर्जुन घबरा गया और बोला, मैडम ये बहुत अधिक है। सारा ने पहली बार सख्ती से उसकी ओर देखा और कहा, ये दान नहीं है, ये उस समय की कीमत है जो तुमने आज मुझे दिया है। अर्जुन समझ नहीं पाया कि उसने कौन सा समय दिया है, क्योंकि वो तो बस भोजन पहुंचाने आया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसी एक घंटे में उसने अनजाने में किसी को फिर से मनुष्य होने का एहसास करा दिया था। बाहर निकलते समय अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सारा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में आशा भी थी। और उसी पल अर्जुन को समझ आया कि कुछ दरवाजे बाहर नहीं बल्कि हृदय के भीतर खुलते हैं, और कुछ मुलाकातें नौकरी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मार्ग
मार्ग बदल देती हैं। उस रात अर्जुन सिर्फ एक डिलीवरी करने वाले के रूप में नहीं लौटा था, वो अपने साथ किसी की नीरवता, किसी की आशा और किसी की अधूरी दास्तान अपने हृदय में लेकर लौटा था। अगली सुबह अर्जुन की नींद बहुत देर तक नहीं खुली, क्योंकि दिमाग में बार बार वही दरवाजा, वही सन्नाटा और सारा की नम आंखें घूमती रहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात की वो मुलाकात कोई स्वप्न नहीं बल्कि कोई अधूरी जिम्मेदारी थी जो अब उसके कंधों पर रख दी गई हो। वो रोज की तरह विश्वविद्यालय गया, दोस्त के बीच बैठा रहा, लेकिन उसके कान किसी की बात नहीं सुन रहे थे और आंखें बार बार उसी हवेली का रास्ता तलाश रही थीं। शाम ढलते ढलते अर्जुन फिर से काम पर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन उसके हाथ स्वतः उसी क्षेत्र की ओर मुड़ गए जहां सारा की हवेली थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ संबंध धन या विवशता से नहीं बल्कि मौन से बनते हैं। जब उसने उस हवेली का दरवाजा फिर से खटखटाया तो इस बार भय नहीं था बल्कि एक अजीब सी व्याकुलता थी, जैसे कोई अपना दरवाजा खोलने में विलंब कर रहा हो। दरवाजा खुला और सारा सामने खड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी आश्चर्य और आंखों में वही पुरानी थकान। सारा कुछ बोली नहीं, बस दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और अर्जुन अंदर आ गया। इस बार घर उतना निर्जन नहीं लग रहा था, जैसे कल की वार्तालाप ने दीवारों को भी थोड़ा हल्का कर दिया हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा कि क्या वो कुशल है, और इस प्रश्न पर सारा कुछ पल मौन रहीं, फिर कुर्सी पर बैठ गईं और बहुत मंद स्वर में बोली कि कुशल तो वो तब थी जब उसके घर में स्वर थे, जब हर कमरे में किसी अपने की छाया घूमती थी। सारा ने पहली बार अपने भूतकाल के दरवाजे खोले। उस बताया कि कैसे उसने अल्प आयु में विवाह किया था, कैसे उसका पति कार्य में डूबा रहता था और कैसे धन कमाने की होड़ में दोनों ने एक दूसरे को खो दिया। फिर एक दिन वो पुरुष हमेशा के लिए चला गया और इस विशाल घर में बस सन्नाटा छोड़ गया। उसने बताया कि रिश्तेदार आते थे, कुशल क्षेम पूछते थे, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि रात में वो किससे संवाद करती है, किसके लिए चाय बनाती है और किसके प्रतीक्षा में खिड़की के पास बैठती है। अर्जुन मौन होकर सुनता रहा। उसके भीतर कहीं कुछ खंडित हो रहा था, क्योंकि सारा की बातें उसे अपनी मां की स्मृति दिला रही थीं। वही एकाकीपन, वही विवशता और वही चुपचाप सब सहने की आदत। सारा ने अर्जुन से पूछा कि वो इतना परिश्रम क्यों करता है। तब अर्जुन ने पहली बार अपने हृदय की बात कही। उसने बताया कि उसके पिता भी बहुत पहले चले गए थे, मां अकेली है और पढ़ाई के साथ साथ कार्य करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि स्वप्न निशुल्क नहीं पूरे होते। सारा ने उसकी ओर देखा और उस नजर में पहली बार मातृत्व था। उसने कहा कि शायद ईश्वर ने उसे इसीलिए भेजा है ताकि वो समझ सके कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ। उस दिन के बाद अर्जुन का वहां आना जाना बढ़ गया। कभी वो भोजन लेकर आता, कभी बस 5 मिनट बैठकर चला जाता, और सारा हर बार उसी प्रतीक्षा में बैठी रहती, जैसे कोई सूखा पौधा प्रथम वर्षा का इंतजार करता है। धीरे धीरे सारा के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। वो प्रातः समय पर उठने लगी, घर के पर्दे खुलने लगे और रसोई में फिर से चाय की सुगंध फैलने लगी। और ये सब देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि कभी-कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए महान कार्य नहीं, बस थोड़ा सा संग चाहिए होता है। लेकिन हर दास्तान में एक मोड़ होता है, और अर्जुन की जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब उसके विश्वविद्यालय की शुल्क भरने की अंतिम तिथि निकट आ गई और उसके पास धन पूर्ण नहीं था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। सारा ने एक दिन उससे सीधे पूछ लिया और अर्जुन ने पहली बार अपने आंसू नहीं रोके। उसने बताया कि शायद इस बार पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारियां स्वप्नों से बड़ी हो गई हैं। सारा देर तक मौन रही, फिर उठकर अंदर गई और वही पुरानी अलमारी खोली, लेकिन इस बार लिफाफा नहीं बल्कि एक फाइल लेकर आई जिसमें अर्जुन की पढ़ाई से जुड़ी सारी जानकारी थी। और उस पल अर्जुन को समझ आया कि ये संबंध अब सिर्फ मिलने बैठने का नहीं रहा। सारा ने बहुत शांत स्वर में कहा कि कुछ संबंध रक्त से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और अगर वो उसकी पढ़ाई का सहारा बन सकती है तो शायद उसकी जिंदगी का शून्य थोड़ा कम हो जाएगा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि शब्द छोटे पड़ गए थे
और उस दिन उसे पहली बार लगा कि जीवन ने उससे मुख नहीं मोड़ा है, बस परीक्षा ले रही थी। उस शाम जब अर्जुन वहां से निकला तो आकाश निर्मल था, वायु मंद थी और उसे लग रहा था कि अंधकार के पश्चात कहीं न कहीं प्रकाश अवश्य होता है, बस उसे देखने के लिए ठहरना पड़ता है। अर्जुन को उस दिन पहली बार भय लगा था, लेकिन ये भय भूख का नहीं था, धन का भी नहीं था। ये भय उस संबंध के विच्छेद का था जो बिना नाम के उसकी जिंदगी में सबसे सुदृढ़ बन चुका था। क्योंकि जिस सारा के घर में पहले सन्नाटा गूंजता था, अब उसी घर में उसकी उपस्थिति एक आदत बन गई थी, और आदतें जब आवश्यकता बन जाएं तो उनके छूटने का विचार ही मनुष्य को खंडित कर देता है। विश्वविद्यालय की शुल्क भरने की तिथि निकट आ रही थी। कार्य के घंटे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी धन पूर्ण नहीं हो पा रहा था। अर्जुन रात रात भर जाग कर कार्य करता, प्रातः कक्षा में बैठता और हर पल यही सोचता कि अगर पढ़ाई छूट गई तो उसकी माँ का स्वप्न भी वहीं ठहर जाएगा। सारा सब समझ रही थी, क्योंकि विरह शब्दों से नहीं चेहरे से पढ़ा जाता है, और अर्जुन के चेहरे पर वो भय स्पष्ट दिख रहा था जो कोई भी युवा पुत्र अपनी माँ के लिए छिपाना चाहता है। एक शाम सारा ने उससे पूछा कि क्या वो अगले सप्ताह भी आएगा, और अर्जुन पहली बार मौन रह गया। वो मौन ही उसका उत्तर था, क्योंकि उसे भय था कि अगर उसने सत्य कहा तो कहीं सारा खुद को उसकी विवशता का कारण न मान ले। सारा ने जोर नहीं दिया, लेकिन उसी रात उसने अपने पुराने दस्तावेज निकाले, वो दस्तावेज जिन पर वर्षों से धूल जमी थी, जिनमें उसकी जिंदगी की वो सच्चाइयां थीं जिन्हें उसने कभी किसी के समक्ष नहीं रखा था। अगले दिन जब अर्जुन वहां पहुंचा तो सारा उसे सीधे उस कमरे में ले गई जहां वो कभी किसी को नहीं ले जाती थी। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, कुछ चित्र थे और एक बंद डायरी थी। सारा ने डायरी खोली और पहली बार अपने अतीत की सबसे गहन परत उसके समक्ष रख दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपने पति को एक दुर्घटना में नहीं बल्कि एक भूल में खोया था, कैसे दोनों के बीच बढ़ती दूरी ने एक दिन ऐसा मोड़ ले लिया कि वो संबंध जीवित रहते हुए भी मृत हो गया, और जब मृत्यु आई तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। सारा की आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, और अर्जुन बस सुन रहा था, क्योंकि कुछ विरह ऐसे होते हैं जिन पर प्रश्न नहीं किए जाते, सिर्फ सुने जाते हैं। सारा ने कहा कि उसी दिन उसने निश्चय कर लिया था कि वो किसी से जुड़ने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि हर संबंध अंत में विच्छिन्न ही होता है। लेकिन अर्जुन ने उस दीवार में दरार डाल दी थी, बिना प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के। अर्जुन ने पहली बार सारा से कहा कि वो उसे अपनी मां जैसा मानता है, और ये सुनते ही सारा फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वर्षों बाद किसी ने उसे किसी उपयोग के लिए नहीं बल्कि संबंध के लिए चुना था। लेकिन जीवन इतना सरल कहां होता है। उसी सप्ताह अर्जुन के कार्यक्षेत्र को बदल दिया गया। अब उसका इलाका दूसरी दिशा में था और सारा की हवेली उसकी दैनिक राह में नहीं रही। ये बात सुनते ही सारा के चेहरे पर वही पुराना भय लौट आया। अर्जुन ने कहा कि वो प्रयास करेगा मिलने का, लेकिन दोनों जानते थे कि प्रयास और विवशता के बीच अक्सर विवशता ही विजयी होती है। दिन बीतने लगे, मुलाकातें कम होने लगी और सारा का घर फिर से धीरे धीरे उसी सन्नाटे की ओर लौटने लगा। पर्दे कम खुलते, चाय ठंडी रह जाती और घड़ियां फिर से तेज चलने लगी। अर्जुन भी खंडित हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो किसी पीछे छोड़ना पड़ेगा, और अगर ठहर गया तो उसकी अपनी जिंदगी ठहर जाएगी। एक दिन विश्वविद्यालय से उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अगर शुल्क इस सप्ताह तक जमा नहीं हुआ तो उसका नाम काट दिया जाएगा। अर्जुन देर तक उस कागज को देखता रहा, जैसे उसमें उसकी सारी मेहनत कैद हो। वो उसी शाम सारा के पास गया, शायद अंतिम बार, और जब सारा ने उसे देखा तो सब समझ गई, बिना पूछे बिना बोले, क्योंकि कुछ संबंधों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सारा ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मार्ग अलग भी हो जाएं तो स्मृतियां साथ चलती हैं, और अर्जुन ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि ये विदाई नहीं है बल्कि एक परीक्षा है। उस रात दोनों देर तक बैठे रहे बिना अधिक बात किए, क्योंकि हर शब्द भारी हो चुका था। और जब अर्जुन उठा तो सारा ने उसका हाथ थाम लिया, वो हाथ जिसने वर्षों बाद किसी को अपना अनुभव कराया था। अर्जुन बाहर निकला तो आकाश में मेघ थे, वायु भारी थी और उसे लग रहा था कि अब जो होने वाला है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अर्जुन उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया था। उसकी आंखें बंद होते ही सारा का वही चेहरा सामने आ जाता, जिसमें भय भी था, स्नेह भी, और वो मौन प्रार्थना भी जो कोई माँ अपने
पुत्र को जाते देखकर मन ही मन करती है। प्रभात की प्रथम किरण खिड़की से भीतर आई तो अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समय उसे बिना रुके आगे धकेल रहा हो, लेकिन उसका मन अभी भी उसी हवेली के दरवाजे पर अटका हुआ था। विश्वविद्यालय जाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बैग का भार आज कुछ अधिक लग रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ पुस्तकें नहीं थीं, बल्कि उसकी मां की आशाएं, सारा का विश्वास और उसका अपना स्वप्न भी रखा था। जब वो कार्यालय पहुंचा तो सूचना पट पर लगी वो पर्ची फिर से उसकी आंखों के समक्ष आ गई, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि शुल्क जमा ना होने पर नाम काट दिया जाएगा। अर्जुन देर तक उस कागज को देखता रहा, जैसे वो कागज नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का निर्णय हो। उस पल उसके मन में हजार विचार आए। सारा से सहायता मांग लेने का विचार भी आया, लेकिन उसी के साथ ये भय भी आया कि कहीं वो संबंध बार न बन जाए, और उसी भय ने उसे मौन रहना सिखा दिया। दूसरी ओर सारा का घर फिर से शांत हो चला था, लेकिन अब वो शांति पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें प्रतीक्षा थी, आशा थी, और हर घंटे दरवाजे की ओर उठती नजर थी। वो बार बार घड़ी देखती, फिर खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती और मन ही मन सोचती कि क्या अर्जुन सच में अब नहीं आएगा? शाम ढलते ढलते सारा ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय जो उसने वर्षों पहले किसी और के लिए नहीं किया था। उसने अपनी अलमारी खोली, वही अलमारी जिसमें उसकी जिंदगी की सबसे मूल्यवान वस्तुएं बंद थीं। पुराने दस्तावेज, कुछ चित्र और वो फाइल जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। उधर अर्जुन कार्य से लौट रहा था, थका हुआ, खंडित और मन से पूरी तरह शून्य। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया कि अगले दिन विश्वविद्यालय कार्यालय में उसे बुलाया गया है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा शायद अब सब समाप्त होने वाला है। अगली प्रभात जब वो विश्वविद्यालय पहुंचा तो उसके कदम भारी थे, लेकिन जैसे ही वो कार्यालय के भीतर गया, वातावरण बदला हुआ था। लिपिक ने बिना कोई प्रश्न पूछे एक रसीद उसके हाथ में थमा दी। अर्जुन ने जब उस रसीद को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि पूरी शुल्क जमा हो चुकी थी। उसका गला सूख गया, शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने बस इतना पूछा कि ये किसने किया, और उत्तर में सिर्फ इतना कहा गया कि नाम नहीं बताया गया है। लेकिन अर्जुन सब समझ चुका था, क्योंकि इस संसार में कोई और नहीं था जो उसके स्वप्न को अपने शून्य से जोड़ सकता था। वो बिना रुके सारा की हवेली की ओर दौड़ा। मार्ग भर उसके हृदय में भय भी था और आनंद भी। दरवाजा खटखटाया गया, और जैसे ही सारा ने दरवाजा खोला, अर्जुन की आंखों से आंसू स्वतः बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सामने खड़ी उस महिला को देखता रहा जो आज मां से कम नहीं लग रही थी। सारा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेरा। वही हाथ जिसमें बरसों की एकाकिता थी, लेकिन आज उसी हाथ में शांति भी थी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे वर्षों का दबा हुआ विरह एक साथ बाहर आ गया हो। सारा ने बहुत शांत स्वर में कहा कि उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि अर्जुन उसके पास बना रहे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि किसी का स्वप्न खंडित होते देखना उसने बहुत पहले त्याग दिया था। और अगर उसकी जिंदगी की खाली जगह किसी की उड़ान बन सकती है, तो इससे उत्तम कारण उसे कभी नहीं मिलेगा। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि संबंध रक्त से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और मां होना सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि बिना शोर किए किसी के भविष्य को संवारने से होता है। समय बीतता गया, अर्जुन अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया, लेकिन हर पर्व, हर खुशी और हर विजय में वो सारा के पास अवश्य जाता। और सारा पहले जैसी एकाकी नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब एक संबंध था जो स्वार्थ से नहीं, सच्ची स्नेह से बना था। उस जीर्ण हवेली में अब नीरवता नहीं रहती थी। खिड़कियां खुली रहती, चाय की सुगंध फैलती, और दीवारों पर लटकी घड़ियां अब भार नहीं लगती थीं, क्योंकि हर टिक टिक में अब जीवन की ध्वनि थी। दास्तान यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें ये सिखा सकें कि मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका हृदय होता है, और जो हृदय से दिया जाता है वही सबसे अधिक लौट कर आता है।